नमस्कार विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने आनुवंशिकी का सामान्य परिचय जाना था कि आनुवंशिकी क्या होती है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, उसका समाज के लिए, एक व्यक्ति के लिए उसका क्या महत्व है। आज हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम क्लासिकल जेनेटिक्स या जिसको मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं उसके कुछ चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लासिकल जेनेटिक्स पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। इसके अंतर्गत जो आनुवंशिकी के मूलभूत सिद्धांत हैं जो मेंडल ने प्रतिपादित किए उनका अध्ययन करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन आता है, लिंकेज का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कुल मिला के आनुवंशिकी से संबंधित जो आधारभूत बातें हैं या जो क्लासिकल जो चिरसम्मत जो चीज़ें हैं उनको हम इसके अंतर्गत चर्चा करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकी की अगर बात की जाए तो आनुवंशिकी के क्षेत्र में सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे जो पहला नाम है वो जॉन ग्रेगर मेंडल का आता है। जॉन ग्रेगर मेंडल, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, उनके बारे में चर्चा किए बगैर हम आनुवंशिकी का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपने इस व्याख्यान के प्रारंभ में थोड़ा बहुत जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में चर्चा करता हूँ। जॉन ग्रेगर मेंडल, जिनका जन्म एक गांव में हुआ, जिस गांव जो है वो वर्तमान में चेकोस्लोवाकिया में आता है, मोराविया गांव था। उनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। उनके पिता थे वो एक साधारण किसान थे, गार्डनिंग का काम करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही हुई। इसके बाद में वियना शहर में वो आगे की पढ़ाई के लिए गए। वहाँ उन्होंने गणित और प्रकृति विज्ञान का अध्ययन किया। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया। मेंडल बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे, तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। गणित का उनको अच्छा ज्ञान था और गणित में उनकी सांख्यिकी में विशेषकर उनकी रुचि थी। वियना शहर से पढ़ाई करने के बाद वो ब्रून शहर आ गए। वहाँ एक चर्च में वो पादरी के पद पर नियुक्त किए गए। वहाँ पादरी के पद पर रहते हुए अपने पास में एक उद्यान उन्होंने लगाया और वहाँ उद्यान में उद्यान मटर, जिसको पायसम सेटाइवम कहते हैं, उस पर अपने संकरण प्रयोग किए। उद्यान मटर की 22 विभिन्न किस्मों का उन्होंने चयन किया। उसमें विभिन्न लक्षणों को आधार मानकर उनकी वंशानुगति से संबंधित उन्होंने प्रयोग किए और अपने महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। मेंडल ने लंबे वर्षों तक कार्य किया और उसके जो प्रयोगों के जो निष्कर्ष थे उन्होंने एक रिसर्च पेपर के रूप में उनको लिखा। और इस रिसर्च पेपर का जो शीर्षक था वो था पादप संकरण पर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इस लेख को उन्होंने ब्रून शहर की एक नेचुरल सोसाइटी के समक्ष रखा, वहाँ उसका वाचन किया, उनके समक्ष प्रस्तुत किया। उनके जो रिसर्च पेपर था वो कुछ अलग अलग स्थानों पे पब्लिश भी हुआ। उन्होंने डार्विन के पास भी अपना पेपर भेजा था। लेकिन वहाँ उस समय कुछ, एक तो उनका गणित का ज़्यादा प्रयोग करना, सांख्यिकी का ज़्यादा प्रयोग होना, तो आम पब्लिक में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि गणित में विशेषकर आम जनता का ज़्यादा रुचि नहीं होती है। दूसरी बात, डार्विन उस समय काफ़ी पॉपुलर थे। उनकी पुस्तक नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन काफ़ी पॉपुलर थी। तो मेंडल के कार्य को वो सम्मान नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। लंबे वर्षों तक मेंडल उस सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद लगभग 34 वर्ष के बाद 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने उसी क्षेत्र में कार्य किया, उसी प्रकार से प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाले। उनमें कार्ल कोरेंस, इवन वॉन सॉरमैक और हुगो डी ब्रिज, इन वैज्ञानिकों ने इसी प्रकार से कार्य किए और उन्होंने देखा कि जो निष्कर्ष उन्होंने स्थापित किए हैं वो उनसे काफ़ी लंबे समय पहले मेंडल उन्हीं निष्कर्ष तक पहुंच चुके थे। तो उन्होंने मेंडल को वो सम्मान दिलाया और फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब उन्हीं के कारण से मेंडल को मिला। तो मेंडल ने आनुवंशिकी के मूलभूत सिद्धांत प्रतिपादित किए जो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हैं। हालांकि उसके कुछ अपवाद बाद में खोजे जा चुके हैं, जो अब आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उसका जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, पृथक्करण का नियम है, उसका कहीं कोई अपवाद नहीं है। बाकी जो नियम है, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अप्यून का नियम, वो सभी जगह लागू नहीं किए जा सकते। उसकी हम आगे फिर चर्चा करेंगे। मेंडल ने अपने प्रयोगों में उद्यान मटर का चयन किया। तो एक प्रश्न यहाँ उठता है कि उन्होंने उद्यान मटर को ही क्यों चुना।
यहाँ पर मेंडल की जो एक समझ है, एक जो सूझबूझ है, वो काफ़ी काम की। उसकी सूझबूझ की प्रशंसा की जा सकती है। मैटर के पौधे में कुछ ऐसे विशेष गुण हैं जिसके कारण से उसका एक जेनेटिक्स में एक एक्सपेरिमेंट पादप के रूप में उसका चुना जाना अच्छा रहा। सबसे पहले तो उसमें जो विभिन्न लक्षण पाए जाते हैं वो बिल्कुल सुपरिभाषित होते हैं, वेल डिफाइन होते हैं। जैसे कोई पादप लंबा है तो वो आसानी से पहचाना जा सकता है कि वो पादप लंबा है। दूसरा, उसका जो दूसरा फॉर्म है कि पादप बोना है, तो पादप बोना है, उन दोनों के बीच में आसानी से पहचान की जा सकती है। यानी जो भी करैक्टर्स मेंडल ने चयन किए थे वो सुपरिभाषित थे, उसको आसानी से एक दूसरे से अलग पहचाना जा सकता था। दूसरा, मटर के पादप के जो पुष्प होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, अर्थात उसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। सामान्यतः उसमें स्वपरागण होता है, अर्थात एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें आसानी से पर परागण या क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कराया जा सकता है। पुंकेसर को हटाकर अर्थात विपुंसन करके किसी दूसरे किस्म के पादप के परागकणों को वर्तिकाग्र पर गिराकर पर परागण आसानी से करवाया जा सकता है। तीसरा, जो मटर का पादप है उस पर आसानी से संकरण प्रयोग किया जा सकते हैं। उसका जो छोटा जीवन काल होता है और एक संतति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, उसको आसानी से कल्टीवेट किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। तो इन्हीं कुछ लक्षणों के देखते हुए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया और उसकी सफलता का एक प्रमुख कारण मटर के पौधे को चुनना रहा। अगर हम देखें कि मेंडल की सफलता के प्रमुख कारण क्या थे, दूसरे जो वैज्ञानिक जो इससे पहले उन्होंने उसी प्रकार से प्रयोग किए थे वो अपने प्रयोगों में असफल रहे, वो निष्कर्ष स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन मेंडल ने ऐसा क्या किया जिससे वो सफल हुए? तो उसमें जो सबसे पहला जो बात है वो ये था कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए वो काफ़ी सुव्यवस्थित, एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ किए। उन्होंने पहले एक लक्षण को ध्यान में रखकर उसकी वंशानुगति का अध्ययन किया, उससे निष्कर्ष निकाले। फिर उन्होंने 2 लक्षणों को ध्यान में रखे, उससे प्रयोग किए, फिर उससे ज़्यादा लक्षणों का उन्होंने चयन किया। दूसरे जो वैज्ञानिक थे वो ऐसा करने में असफल रहे, उन्होंने एक साथ बहुत सारे लक्षणों को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया, तो उससे वो कंक्लूजन या कोई एक एनालिसिस नहीं कर पाए, एक अवधारणा स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन मेंडल ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे में कार्य किया। दूसरा, जो मेंडल का सफल होने का कारण था वो उसका जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड था, उनको सांख्यिकी का या स्टैटिक्स का अच्छा ज्ञान था। और सांख्यिकी का अच्छा ज्ञान होने के कारण वो अपने जो परिणाम थे, प्रयोगों के परिणाम थे, उनको सांख्यिकी के आधार पर व्यवस्थित करके उनसे वो निष्कर्ष स्थापित कर पाए, जिससे वो प्रभाविता का नियम या स्वतंत्र अप्यून का नियम दे पाए या उससे वो नियम निकाले जा सके। तो सांख्यिकी का अच्छा ज्ञान होना उसके लिए उसके सफल होने का एक प्रमुख कारण था। तीसरी बात, मेंडल कुछ मामलों में भाग्यशाली भी रहे। मटर के पादप पे जिन लक्षणों का वो अध्ययन कर रहे थे उसमें सभी लक्षणों में एक प्रभावी था, एक दूसरा अप्रभावी था, अर्थात उनमें डोमिनेंसी का कॉन्सेप्ट मौजूद था। आगे हम ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई भी ऐसा लक्षण नहीं था जहां कोडोमिनेंसी यानी सह प्रभाविता या अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती हो, अर्थात एलेलिक इंटरेक्शन नहीं था, या एलेलिक इंटरेक्शन में सिर्फ डोमिनेंसी ही मौजूद थी। इस कारण से वो एक ट्रेट को उसने एक एलील को उसने प्रभावी एलील या कारक कहा, दूसरे को उसने अप्रभावी कारक कहा। अगर सह प्रभाविता या अपूर्ण प्रभाविता होती तो मेंडल वो निष्कर्ष नहीं दे पाते जो उन्होंने दिए। दूसरा, वहाँ कोई जीनी इंटरेक्शन नहीं था, अर्थात किसी एक लक्षण के लिए एक ही जीन उत्तरदायी था। आगे हम आज जानते हैं कि प्रबलता है, द्विक जीन है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, सप्लीमेंट्री जीन है, ये आगे हम पढ़ेंगे जब जीनी इंटरेक्शन पढ़ेंगे। तो एक ही लक्षण के लिए अगर एक से अधिक जीन उत्तरदायी हो और वो जीनों के मध्य की अंत्यक्रिया के कारण वो लक्षण अगर प्रकट होता हो तो उसको जीन इंटरेक्शन या जीनी अंत्यक्रिया कहते हैं। तो ऐसा मेंडल ने जिन लक्षणों को लेकर प्रयोग किए वहाँ ऐसा जीन इंटरेक्शन मौजूद नहीं था। तीसरा, उसकी भाग्यशाली होने का एक और कारण था कि मेंडल ने जिन 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया वो अलग अलग गुणसूत्रों पे मौजूद थे। इस कारण से वो स्वतंत्र अप्यून के नियम का या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल का पालन कर रहे थे, अर्थात वो स्वतंत्र रूप से
युग्मकों में गमन कर रहे थे। लेकिन आज हम जानते हैं कि अगर एक ही गुणसूत्र पे जो जीन मौजूद होते हैं उनमें लिंकेज पाया जाता है, तो वो जीन एक साथ युग्मकों में जो उनकी जाने की प्रवृत्ति होती है जब तक कि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता हो। तो मेंडल ने जिन लक्षणों का अध्ययन किया उनमें लिंकेज नहीं थी, वो अलग अलग गुणसूत्रों पर मौजूद थे। तो इन कुछ कारणों के कारण मेंडल भाग्यशाली रहे। बहुयुग्म विकल्पिता क्यों भी उनको देखने को नहीं मिली, अर्थात जिन लक्षणों पे वो प्रयोग कर रहे थे समष्टि में उनके 2 ही एलील मौजूद थे। आज हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिनके लिए पॉपुलेशन में 2 से अधिक एलील्स पाए जाते हैं। जैसे अपना ब्लड ग्रुप सिस्टम है ABO टाइप, उससे 2 से अधिक एलील होते हैं। तो बहुयुग्म विकल्पिता नहीं थी। एक अलग बात यह है कि उन्होंने जिन लक्षणों का अध्ययन किया वो सारे क्वालिटेटिव थे, गुणात्मक थे। यानी पौधा लंबा होता है तो वो लंबा होगा, या फिर बोना होता है तो वो बोना होगा, बीच में कोई मध्यवर्ती नहीं था। लेकिन आज हम जानते हैं कि बहुत सारे लक्षण क्वांटिटेटिव भी होते हैं। जैसे अपनी त्वचा का रंग है, मनुष्य की हाइट है, वो क्वांटिटेटिव होते हैं। उसमें बहुत सारे जीन उसके लिए उत्तरदायी होते हैं और जीनों की संख्या से वो प्रभावित होते हैं। तो उसमें एक विशेष ट्रेंड देखने को मिलता है। यानी हाइट है, वो ऐसा नहीं है कि आदमी एकदम लंबा ही होगा तो वो उसकी हाइट लंबी होगी या फिर एकदम से बोना होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मध्यवर्ती देखने को मिलते हैं। तो वो ऐसे ट्रेड जो हैं वो क्वांटिटेटिव ट्रेड कहलाते हैं। तो मटर के पौधे पे जिन लक्षणों को लेकर मेंडल ने प्रयोग किया वो सारे गुणात्मक थे, क्वालिटेटिव थे, क्वांटिटेटिव नहीं थे। तो इन सब कारणों से मेंडल कुछ मामलों में भाग्यशाली रहे और कुछ उनकी जो मैथमेटिकल अप्रोच था उस कारण से वो अपने प्रयोगों में सफल हुए और आनुवंशिकी के मूलभूत सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए जो जेनेटिक्स के क्षेत्र में मील के पत्थर साबित हुए। आगे जाकर उन्हीं प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए दूसरे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए और कुछ नए कंक्लूजन प्राप्त किए। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे में 7 विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखा और उन 7 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए अपने एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, प्रयोग किए। वो 7 लक्षण कौन से हैं? आज हम जानते हैं कि उनमें से एक प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी। प्रभावी का मतलब है कि अगर वो लक्षण मौजूद है तो दूसरा लक्षण उसके जीन की उपस्थिति में प्रकट नहीं हो पाता। वो 7 लक्षण थे। एक पादप की लंबाई, तने की लंबाई, जिसमें या तो वो लंबा होगा जो प्रभावी लक्षण है, उसका बोना होना अप्रभावी लक्षण है। पुष्प की स्थिति, पुष्प अक्षीय है यानी अक्ष पे मौजूद है कहीं, या वो अंतस्थ है, टर्मिनल है। अक्षीय होना प्रभावी है, टर्मिनल अप्रभावी है। बीज पत्र का रंग, कलर ऑफ कोटिलिडन, पीला हो सकता है जो प्रभावी होता है, या फिर हरा अप्रभावी होगा। फली की आकृति, जो फली होती है वो चपटी प्रभावी लक्षण है, उसका संकीर्णित होना, सिकुड़ा हुआ होना अप्रभावी लक्षण है। फली की लंबाई, फली का रंग, हरा रंग प्रभावी है और पीला रंग अप्रभावी होता है। बीज का आकार, गोल आकार के बीज प्रभावी होते हैं, वो लक्षण प्रभावी होगा। झुर्रीदार, उसमें झुर्रियाँ पड़ी हों तो वो अप्रभावी लक्षण है। पुष्प का रंग, बैंगनी रंग के पुष्प प्रभावी लक्षण वाले होते हैं, सफ़ेद पुष्प अप्रभावी होंगे। पुष्प के रंग के साथ साथ ही एक उसका दूसरा लक्षण जो इसके साथ काफ़ी कोरिलेटेड होता है वो है बीजावरण का रंग। बीजावरण का रंग अगर स्लेटी ग्रे कलर का होना एक प्रभावी लक्षण है, बीजावरण का सफ़ेद रंग होना एक अप्रभावी लक्षण है। ये दोनों लक्षण काफ़ी कोरिलेटेड हैं, यानी बैंगनी रंग के पुष्प से जो बीज बनेंगे उनके बीजावरण का रंग ग्रे होगा और सफ़ेद रंग के पुष्प से बनने वाले बीजों का रंग या बीजावरण का रंग है वो सफ़ेद होगा। तो इनमें एक कोरिलेशन पाया जाता है, इसलिए हम दोनों को एक साथ ही यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो इन 7 विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए मेंडल ने अपने प्रयोग किए और आनुवंशिकी के मूलभूत नियम प्रतिपादित किए। मेंडल के प्रयोगों को समझने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ आनुवंशिक शब्दावली है जिसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ, उसको समझ लेते हैं पहले हम। उस जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में कुछ शब्द हैं, जैसे पहला शब्द जीन। जीन क्या है? आज हम जानते हैं जीन क्या है। जॉनसन ने सबसे पहले जीन शब्द दिया था, लेकिन मेंडल के समय के दौरान उन्हें ना जीन का ज्ञान था, ना गुणसूत्रों के बारे में जानकारी थी। उन्होंने ऐसा समझा या उन्होंने ऐसा कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती हैं। उसका एक फिजिकल अपीयरेंस होता है, वो बिल्कुल डिस्क्रीट होते हैं।
अगर वो दो ऐसे हैं, उसको उन्होंने कारक या फैक्टर कहा, दो फैक्टर अगर साथ साथ में भी रहते हैं तो उनमें आपस में कोई संदूषण नहीं होता, कोई इंटरेक्शन नहीं होता। और जब युग्मक निर्माण के दौरान वो अलग अलग पृथक हो जाते हैं, बाद में उसी कारक को जॉनसन ने जीन कहा। तो जीन वास्तव में आज हम जानते हैं कि डीएनए का एक खंड है, डीएनए का एक भाग है। जीन के बाद में एलील या युग्म विकल्पी, एलील या युग्म विकल्पी जीन के डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, वो एलील कहलाते हैं। जैसे पौधे में लंबाई के लिए उत्तरदायी जो जीन है उसके दो एलील होते हैं, एक तो वो जो पौधे को लंबा बनाता है, दूसरा जो पौधे को बौना बनाता है। तो सामान्यतः जो प्रभावी एलील होता है उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं अंग्रेजी के, और जो अप्रभावी एलील होता है उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। एक समष्टि में किसी एक जीन के दो से अधिक एलील भी हो सकते हैं, जैसे मनुष्य के ब्लड ग्रुप में दो से अधिक एलील पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति बहुयुग्म विकल्पिता या मल्टीपल एलेलिज्म कहलाती है। एलील होते हैं वो गुणसूत्र में एक ही लोकस पे स्थित होते हैं, और समजात गुणसूत्र में जो समजात गुणसूत्रों का जो जोड़ा होता है उसमें एक गुणसूत्र पे एक एलील होगा और दूसरे गुणसूत्र पे उसी लोकस पर दूसरा एलील होगा। अगर वो दोनों एलील एक समान हैं तो ऐसी स्थिति समयुग्मजी अवस्था या होमोजाइगस स्टेट कहलाती है। अगर दोनों एलील अलग अलग हैं तो वो हेट्रोजाइगस स्टेट कहलाती है। दूसरी बात, एलील के फिर डिफरेंट फॉर्म्स अगर हम बात करें तो एक वाइल्ड टाइप और दूसरा म्यूटेंट, वन्य प्ररूप और उत्परिवर्ती एलील। एक पॉपुलेशन में जो पूर्व से विद्यमान जो एलील होता है या जीन का जो रूप होता है वो वन्य प्ररूप कहलाता है, जो एक सामान्य प्रोटीन का निर्माण करता है, सामान्य मात्रा में प्रोटीन का निर्माण करता है और सामान्य लक्षण को प्रकट करता है। उसी एलील में अगर उत्परिवर्तन हो जाए और उत्परिवर्तन के फलस्वरूप उसका फंक्शन चेंज हो जाए, उसका स्वरूप चेंज हो जाए, तो वो एलील का फॉर्म उत्परिवर्ती एलील या म्यूटेंट एलील कहलाता है। म्यूटेंट एलील एक सामान्य या वन्य प्ररूप की तरह सामान्य प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाता है, वो सामान्य लक्षण को प्रकट करने में असमर्थ होता है या फिर वो दूसरा लक्षण प्रकट करता है। सामान्यतः जो म्यूटेंट एलील होते हैं उनका परसेंटेज पॉपुलेशन में काफ़ी कम होता है, लेस देन 1% होता है। वन्य प्ररूप या वाइल्ड टाइप जो एलील होता है उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। इसके बाद में प्रभावी और अप्रभावी एलील, डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील। मेंडल ने जिन लक्षणों का अध्ययन किया उनमें प्रभाविता मौजूद थी। उन जिन 7 लक्षणों पर उन्होंने प्रयोग किया उसमें किसी जीन के 2 एलील मौजूद थे, जिसमें से एक एलील एक सामान्य प्रोटीन का निर्माण करता है जिससे वो लक्षण प्रकट होता है। दूसरा जो उसका म्यूटेंट फॉर्म है वो उस सामान्य प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाता जिससे वो लक्षण प्रकट नहीं हो पाता। तो वह एलील जो उस लक्षण को प्रकट करता है और उसकी उपस्थिति में दूसरा एलील अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाता, वह प्रभावी एलील कहलाता है, और दूसरा अप्रभावी या रेसेसिव एलील कहलाता है। रेसेसिव एलील का लक्षण तभी प्रकट हो पाता है जब 2 रेसेसिव एलील मौजूद हों, और अगर एक रेसेसिव और एक डोमिनेंट एलील हो तो डोमिनेंट एलील का ही कैरेक्टर शो होता है अगर उनके बीच में प्रभाविता मौजूद हो तो। तीसरा यहाँ पे समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। मैंने आपको बताया कि एक प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों के एक जोड़े में 2 गुणसूत्र मौजूद होते हैं जो समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। उनमें एक पिता से आता है, दूसरा माता से आता है। उनकी उत्पत्ति समान होती है, वो समान प्रकार के लक्षणों के लिए जीन रखते हैं, और उस जीन के 2 एलील मौजूद होंगे, जो एक जो पिता का गुणसूत्र उस पर होगा, दूसरा एलील माता से प्राप्त हुए गुणसूत्र पर होगा। और गुणसूत्र जीन जहाँ उपस्थित होते हैं वो लोकस या विस्थल कहलाता है। तो अगर उन समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित दोनों एलील समान हों, जैसे दोनों कैपिटल टी हों अथवा दोनों स्मॉल टी हों, तो ऐसी अवस्था समयुग्मजी अवस्था या होमोजाइगस स्टेट कहलाती है। अगर दोनों गुणसूत्रों पर उपस्थित दोनों एलील भिन्न भिन्न हों, जैसे एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, या एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर, तो ऐसी अवस्था विषमयुग्मजी अवस्था कहलाती है। फिर है जीन प्ररूप व लक्षण प्ररूप। पहले हम बात करते हैं जीनोटाइप या जीन प्ररूप की। किसी जीव में किसी लक्षण के लिए उत्तरदायी
जीन का जो संगठन है वह उसका जीन प्ररूप कहलाता है। जैसे हम एक उदाहरण से समझें, मटर के पौधे की लंबाई के लिए दो लक्षण होते हैं, पौधे का लंबा होना या फिर बौना होना। अगर पौधा लंबा है तो उस लंबेपन के लक्षण के लिए उसमें जो जीन का संगठन है वो किस प्रकार का है। तो उसमें दो प्रकार के संगठन हो सकते हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, या फिर दोनों कैपिटल टी। तो उस के लिए जो जीन या संगठन है उस लक्षण के लिए वो उसका जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहलाता है। तो जीनोटाइप वास्तव में किसी लक्षण के लिए उत्तरदायी जीनों का संगठन या उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। दूसरा है लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप। किसी लक्षण का बाह्य स्वरूप यानी बाहर से वो किस प्रकार से लक्षण प्रकट हो रहा है, कैसा दिखाई देता है, वो लक्षण प्ररूप कहलाता है। जैसे हमारी त्वचा का रंग, गोरी त्वचा या काली त्वचा, आँखों का जो आइरिस है उसका कलर नीला, भूरा या काला, मटर के पौधे का लंबा या बौना होना, बीज का गोल आकार या झुर्रीदार। तो बाहर से जो लक्षण दिखाई देता है वो लक्षण प्ररूप कहलाता है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगा। एक शब्द हम काम में लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स से तात्पर्य है किसी लक्षण का होना, जैसे लंबेपन का लक्षण। फिर उसी में हम काम में लेते हैं फिर ट्रेट का मीनिंग होता है जैसे लंबाई का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें दो ट्रेट होंगे, एक लंबा होना यानी लॉन्ग टाइप एंड ड्वार्फ यानी बौना होना, तो उसके ट्रेट हैं। और किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए उसका जो जीन या संगठन है वो उसका जीनोटाइप कहलाएगा। जैसे लंबे पादप का जो जीन या संगठन है वो दो प्रकार का हो सकता है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात उस लक्षण प्ररूप के लिए दो जीन प्ररूप संभव हैं। जबकि बौनेपन का जो ट्रेट है या जो फिनोटाइप है उसका एक ही जीनोटाइप संभव है, वो है स्मॉल टी। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। इसके बाद में एक शब्दावली और काम में लेते हैं, शुद्ध प्रजननी, ट्रू ब्रीडिंग। हमने देखा कि किसी लक्षण के लिए एक से अधिक जीनोटाइप संभव हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि लंबे पादप के लिए दो जीनोटाइप हैं। अगर उस जीनोटाइप में जो जीनोटाइप समयुग्मजी है, जैसे कैपिटल टी, तो समयुग्मजी अवस्था वाले जीनोटाइप को लक्षण रखने वाले जो जीव होते हैं वो शुद्ध प्रजननी कहलाते हैं। जैसे कैपिटल टी जीनोटाइप रखने वाला जो लंबा पादप है वो शुद्ध प्रजननी है, जबकि दूसरा लंबा पादप जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है वो शुद्ध प्रजननी नहीं होता, वो अशुद्ध प्रजननी कहलाता है। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में शुद्ध प्रजननी पादपों को छाना, उसके लिए उसने टेस्ट क्रॉस किए, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। एक संकर संकरण प्रयोग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हम आगे चर्चा करेंगे इनकी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण प्रयोग से तात्पर्य है जब किसी एक ही लक्षण को ध्यान में रखते हुए, उसकी वंशानुगति को ध्यान में रखते हुए अगर संकरण प्रयोग किए जाएं तो वो एक संकर संकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि मटर के पादप के बीज के आकार के लक्षण को ध्यान में रखकर अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो आकार दो प्रकार का देखने को मिलता है, गोल आकार वाले और झुर्रीदार। उस पादपों गोल आकार के बीज वाले पादप का संकरण एक झुर्रीदार आकार के बीज वाले पादप से करवाते हैं, पहली पीढ़ी प्राप्त करते हैं। फिर उस पीढ़ी में प्राप्त हुए पादपों के मध्य फिर संकरण करवाते हैं, दूसरी पीढ़ी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार का जो संकरण प्रयोग है वो एक संकर संकरण प्रयोग कहलाता है, जिसमें किसी एक लक्षण की वंशानुगति को ध्यान में रखा जाता है। मेंडल की सफलता का एक प्रमुख कारण रहा है कि उन्होंने पहले एक संकर संकरण प्रयोग किए, फिर द्विसंकरण संकरण प्रयोग किए, फिर उससे ज़्यादा त्रिसंकरण या चतुर्संकरण संकरण प्रयोग किए, जिससे उसको कंक्लूजन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आई। द्विसंकर संकरण प्रयोग अगर एक से अधिक या दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए अगर इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं तो वो डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकरण संकरण प्रयोग कहलाता है। जैसे बीज का रंग और बीज के आकार के दोनों लक्षणों को ध्यान में रखकर प्रयोग करें तो बीज का गोल आकार या उसका पीला रंग, तो दो लक्षण हुए, गोल आकार और पीले रंग वाले बीज का संकरण अगर झुर्रीदार आकार और हरे रंग वाले बीज के साथ करवाते हैं, फिर उसकी F1 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। उस F1 पीढ़ी में प्राप्त पादपों के मध्य स्वपरागण करा के F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं और उससे जो पादप प्राप्त होते हैं उसमें के लक्षणों को छांटते हैं, उसका लक्षण प्ररूप देखते हैं, उनका जीन प्ररूप ज्ञात करते हैं। उन जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप के आधार पर फिर उनका जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो निर्धारित किया जाता है। तो वो जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस का अलग अलग प्राप्त होता है। तो कितने लक्षणों को ध्यान में रखकर हम प्रयोग कर रहे हैं उसके आधार पे एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण या उससे अधिक संकरण प्रयोग कहते हैं उनको।
एक और शब्दावली है जिसको कहते हैं व्युत्क्रम संकरण, रेसिप्रोकल क्रॉस। मान लीजिए कि दो मटर की अलग अलग किस्मों के मध्य संकरण प्रयोग हम कर रहे हैं। इसमें एक किस्म X का हमने नर पादप लिया है, अर्थात उसके परागकण लिए। दूसरी किस्म का जो पादप है उसके वर्तिकाग्र पर उन परागकणों को गिराया, अर्थात उसका हमने एक मादा पादप के रूप में चयन किया, उसमें संकरण प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाले। अब दूसरे प्रयोग में हम जो किस्म X थी उसको मादा पादप के रूप में लेते हैं, अर्थात उसका वर्तिकाग्र या वर्तिका लेते हैं, और दूसरा जो किस्म थी Y उसका हम परागकण लेते हैं, उसको नर पादप के रूप में लेते हैं। तो इस प्रकार से अदला बदली करके तो संकरण प्रयोग किए जाते हैं, वो रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाते हैं। जब जीन काय गुणसूत्रों पे मौजूद होते हैं या काय गुणसूत्रों की जो वंशानुगति से संबंधित हम प्रयोग करते हैं तो रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट भिन्न नहीं आते, लेकिन अगर वो सेक्स क्रोमोसोम पे उपस्थित हैं तब इसके रिजल्ट भिन्न आते हैं। आगे उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये कुछ आनुवंशिक शब्दावली है जिसको मैंने यहाँ पे चर्चा की है। आगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसके जो डिफरेंट जो लॉज हैं, नियम हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले इनको समझना ज़रूरी था। तो आगे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।